Good morning class, chapter 1 Constitution by and how, and page number 16 composition of Constitution Assembly. We know हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कंपोजिशन कैसे हुई थी। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 June 1947 those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constitutional Assembly। जो कि हमारा पार्टीशन हुआ था 3 जून 1947 के प्लान के अकॉर्डिंग। उसमें जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो हमने इलेक्ट की थी उसके जो मेंबर है फिर उसका भी पार्टीशन हो गया। उसके कुछ मेंबर पाकिस्तान में चले गए क्योंकि पार्टीशन में वो जो एरिया थे जिस एरिया से उनको चूज़ किया गया था वो एरिया पाकिस्तान में चले गए थे। द नंबर ऑफ नंबर्स इन द असेंबली वाज रिड्यूस इन टू 99 और जो हमारी असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 299 रह गई। दी कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था, अडोप्ट किया गया था, वो था 26 नवंबर 1949। 284 members वर एक्चुअली प्रेजेंटेड ऑन 24 जनवरी 1950 और एक्चुअल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी, लेकिन फाइनली जो सिग्नेचर हुए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुए थे। उसमें जो हुए थे वो हुए थे ओनली 284 के ही जो है सिग्नेचर हुए थे और टोटल थे 299। इतने जो कम मेंबर थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड और उन्होंने फाइनली अपने 284 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किए थे 24 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। The Constitution was thus framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent। की जो पार्टीशन में जो बहुत ज़्यादा वायलेंस हिंसा हुई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट में फ्रेम किया गया था कि आगे कभी भी कंट्री में कुछ इस तरह से ना हो। बट इट इज़ द ट्रिब्यूट टू fortitude of the farmers that they were not only able to draft a constitution and fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure कि बट ये एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनके ऊपर एक इमिसेंस प्रेशर था कि उन्होंने अपना जो एक ऐसी पोजीशन में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। बट आल्सो लर्न द राइट लेसन फ्रॉम द अनइमिग्रेटेबल वायलेंस द अकोम्पनीड द पार्टीशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के साथ साथ जो पार्टीशन के दौरान जो वायलेंस था उससे भी उन्होंने कुछ लेसन जो राइट लेसन है वो इंक्लूड किए, सीखे उन्होंने और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। इसी कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के जो नए कंसेप्शन है वो बनाए गए। वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज़ बी सिक्योर, जहाँ ओनली माइनॉरिटी पीपल ही सिक्योर नहीं थे बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बेरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट। बट हमने रिलीजियस जो आइडेंटिटी है यानी किसी के रिलीजन को हमने सिटीजनशिप के राइट पर हावी नहीं होने दिए, यानी सिटीजनशिप के जो राइट थे वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने माइनॉरिटीज़ के साथ साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होकर दिए कि सिटीजनशिप राइट पर ना तो माइनॉरिटीज़ का कोई इम्पैक्ट था और ना ही रिलीजियस आइडेंटिटी का कोई इम्पैक्ट था। और ये लेसन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने जो पार्टीशन में जो वायलेंस हुआ था, जो हिंसा फैली थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, उससे वो जो लेसन सीखे और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इन वैल्यूज़ को ऐड किया। बट द अकाउंट ऑफ द composition of constitution assembly that draft the constitution touches upon only the surface of how our constitution was made, although the members of the assembly were not elected by यूनिवर्सल सफरेज। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो यूनिवर्सल सफरेज से इलेक्ट नहीं हुई थी। यूनिवर्सल सफरेज का मीन्स है राइट टू वोट फॉर ऑल,
क्योंकि उस टाइम हम ब्रिटिश के अंडर थे, तो हम यूनिवर्सल सफरेज को लागू नहीं कर सकते। देयर वाज अ सीरियस अटैम्प्ट टू मेक द असेंबली आ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज भी था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहे पूरी कंट्री के। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब अबव, और जो सभी रिलीजन के जो पीपल थे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिससे कि आगे कभी भी किसी भी कंट्री में किसी भी क्लास को ये ना लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग में हमारा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। इन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो उस टाइम हरिजन जिनको कहते थे 28 मेंबर्स थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 28 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट थे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी 82% ऑफ सीट्स इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। उसमें सबसे ज़्यादा जो मेंबर थे वो कांग्रेस के ही थे। द कांग्रेस itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion with it. बट इट मीन्स ये नहीं है कि कांग्रेस के जो ज़्यादा मेंबर थे तो वहाँ एक ही क्लास के पीपल थे। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो बहुत डाइवर्स था। उसमें पूरे कंट्री के जो डाइवर्सिटी थी वो अकोमोडेट होती थी। तो वहाँ से भी हमने जो डिफरेंट जो क्लास थे रिप्रेजेंटेटिव थे जो क्लास के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इलेक्ट किया था। तो ये था हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कंपोजिशन। ओवरऑल हम ये इसके रीड करने के बाद ये कह सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जहाँ इन कंट्री के हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव लिया गया था। उसके बाद जब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, कि हमने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है वो ली है। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली दो थॉट दैट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। It comes from the procedures it adopt to frame constitutions and the values its member brought to their deliberations. While in many assembly that claims to be representatives, it describes that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community. Each member deliberate upon the कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन द माइंड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो मेंबर थे वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ओनली अपनी ही क्लास को या अपने ही जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। उनके माइंड में क्या था कि वो होल नेशन की तरफ से द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन द माइंड। उनके माइंड में कंप्लीट सारे नेशन का इंटरेस्ट था, सारे नेशन के बारे में वो सोच रहे थे। देयर वर ओफन disagreement amongst members, but few of these disagreements could be directed to members protecting their own interest. कुछ जो इशू थे उस पर जो मेंबर थे उनमें डिसएग्रीमेंट होता था, बट वो जो could be directed to member protecting their own interest, बट वो जो डिसएग्रीमेंट थे वो नेगोशिएशन से डिबेट से वो डिसएग्रीमेंट दूर हो जाते थे। देयर वर लेस्टिमेट यहाँ से रीड करें सेकेंड पैरे से। देयर वर लेस्टिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर जो प्रिंसिपल सिद्धांत थे उन पर काफ़ी डिफरेंसेस थे किसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर में। एंड द डिफरेंसेस वन मैनी शुड इंडिया अडोप्ट, क्या 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 डिफरेंसेस थे। एक फर्स्ट डिफरेंसेस द व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा रिलेशन होना चाहिए। और जो सबसे पहला जो डिफरेंस था वो था कि इंडिया को कौन सा सिस्टम अडोप्ट करना चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम अडोप्ट करना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज सिस्टम का मीन्स है जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंचार्ज होती है पूरे कंट्री की, और उसमें जो प्रोविंसेस गवर्नमेंट है उनको कोई भी
फ्रीडम नहीं मिलती। तो हमें अभी ये अडोप्ट करना था कि इंडिया कौन सा सिस्टम करेगा, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेकंड डिफरेंस इस था कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए। फिर थर्ड था व्हाट शुड बी द पावर ऑफ जुडिशरी। थर्ड था कि जुडिशरी की पावर क्या होनी चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। कि ये जो सारे डिफरेंसेस थे वो हमारे आने वाले कंट्री की फाउंडेशन थे। ओनली वन प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। ओनली एक ऐसा प्रोविज़न था जो बिना किसी डिबेट के वो जल्दी ही पास हो गया, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर को उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी। वो क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि एक ही प्रोविज़न था जिस पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी, वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, यानी सबको वोट का राइट देने का जो था। मीनिंग दैट ऑल सिटीजन्स रीचिंग अ सर्टेन एज वुड बी इंटाइटल्ड टू बी वोटर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। कि एक सर्टेन एज को हम के बाद सभी पीपल को वोट का राइट मिल जाएगा। फिर उनमें किसी भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे पहले ये एज 21 रखी गई थी, बाद में फिर अब जो है ये एज 18 की है। सो वाइल द मेंबर्स फेल्ट नो नीड एट ऑल टू डिस्कस द इशू ऑफ हु शुड हैव द राइट टू वोट। इसलिए कि किसको वोट का राइट मिलना चाहिए, इस बारे में किसी भी मेंबर को ये नीड फील नहीं हुई कि वो डिस्कस करे। एवरी अदर मैटर वाज सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। और जो दूसरे मैटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे प्रॉपरली डिस्कस भी हुए हैं और डिबेटेड भी हुए हैं। नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। The Constitution draw its authority from the fact that members of the Constitutional Assembly engaged in what one might call public reason. The members of the Assembly placed the great emphasis on डिस्कशन एंड रीजनड आर्गूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे वो डिस्कशन पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि डिस्कशन करके ही उन्होंने सभी प्रोविजंस को चूज़ किया। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। वो कोई भी अपने किसी भी स्वार्थ या अपने किसी भी इंटरेस्ट को इनक्रेज नहीं कर रहे थे, बट गेव प्रिंसिपल रीज़न टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजिशंस। The very act of giving reason to others makes you move away from simply narrow consideration of your own interest, because you have to give reason to others to make them go with your viewpoint. The voluminous debates in the Constitutional Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहुत हाई वॉइस में जो डिबेट होती थी हर कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लास के बारे में। इज़ अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट। कि ये इसलिए होती थी कि पब्लिक को कुछ बेस्ट मिले। दीज डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोरलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इक्वल इन इम्पोर्टेंस इन द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रोसीजर, कि क्या प्रोसीजर बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने प्रोविज़न को लेकर। ये कल के वीडियो में बच्चों। आज का इतना ही। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।